हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज मैं फिर से सीटीपी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि यूपी टेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए है। ये आपके लिए है वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है, 2 और 1 मैंने करा दिया है। आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आने वाले जो एग्ज़ाम हैं यूपी टेट के, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने या फ्रीमैन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार जो है वो मित्रतापूर्ण होता है और वो काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार, जिसको अतिमानव होते हैं, जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विभिन्न जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कि जो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार कौन होते हैं? वो होते हैं जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, पसंद किया जाता है। ज़्यादातर लोगों के द्वारा जिनको पसंद किया जाता है वो सुपरस्टार होते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? देखिए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। पहला क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा कि साहचर्य परीक्षण है क्या, इससे क्या होता है? तो वो इससे जो है व्यक्तित्व के व्यवहार का, व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि साहचर्य परीक्षण का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? तो युंग के द्वारा हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1910 में। वर्ष 1910 में युंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था। तो एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और आते भी हैं ये क्वेश्चन। साहचर्य परीक्षण, युंग और फिर व्यक्तित्व, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़कर जाइएगा जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। क्या कहते हैं? भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में जो विविधता होता है उसको कहते हैं भौतिक अंतर। क्या कहते हैं? भौतिक अंतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन, जो शिक्षा में पिछड़ापन आ जाता है, वह उत्पन्न नहीं होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, परिवार की सोच या भावनात्मक वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार का पेशा। देखिए, शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः सामाजिक आर्थिक स्थिति और भावनात्मक वातावरण और स्कूल का वातावरण है।
ठीक है, ये सब हैं। और इन सब के उन्नयन से शैक्षणिक स्तर ऊपर उठता है तथा परिवार का पेशा बालक के शैक्षणिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये बालक के शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, परिवार का पेशा। इससे कोई रिलेशन, मतलब इससे कुछ भी कोई रिलेशन नहीं होता, उससे ये रिलेट नहीं करता है। तो आंसर यही हो जाएगा, परिवार का पेशा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी, जिसको त्रुटि कहते हैं, दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक कहते हैं वह बालक जो सामान्यतः अपने आयु वर्ग के बालकों के बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि लब्धि रखता है। मतलब उसका IQ जो है दूसरे बालकों से कम होता है, तो उसको जो है त्रुटि प्रदर्शित करता है वह। तो ऐसे बालक को जो है पिछड़े बालक के रूप में देखा जाता है, पिछड़ा बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क और संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क और संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ये कहा है स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPC का पूरा अर्थ है। IPC का पूरा अर्थ क्या होता है? भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता। IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड होता है इसका फुल फॉर्म IPC का। तो इसका आंसर, इसका जो पूरा अर्थ होता है वो भारतीय दंड संहिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पे, वातावरण पे, विद्यालय का वातावरण या समाज पे? तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता पर। देखिए, बालक का प्रारंभिक विकास जो होता है उसमें माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपनी माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु के जननद्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभेद। विभेद के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी जिज्ञासु छात्र को अगर आप उसकी प्रशंसा कर दें, उसकी तारीफ कर दें, तो और भी ज़्यादा वो अपने कार्य में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश होता है, मोटिवेट होता है, तो उस कार्य को और भी अच्छी तरह से करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा द्वारा। अगला प्रश्न है कि खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। देखिए, खेल कूद के जरिए बच्चों में सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, सहयोग एवं सामंजस्य का भावना आता है और सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? ये क्वेश्चन
बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है आई थिंक इसका आंसर दे पाना। तो इसका जो आंसर यही हो जाएगा कि नहीं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवारों से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें शांति में परिस्थिति मिलती है या उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है कि विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा शामिल है या अस्थायी सजा शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, एक मूल पैतृक भाषाई निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, धीमा प्रशिक्षु बन सकता है या एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसका आंसर होगा एक मूल पैतृक भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर बढ़ता है, लगभग कितना बढ़ता है? 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य का जो बच्चा होता है उसका भाषाई विकास दर कितना बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा 2 से 10 तक, लगभग 2 से 10 तक 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। देखिए 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य किसी बच्चे की जो भाषा का शब्दकोश होता है, भंडार होता है, वह लगभग 100 होता है तथा प्रतिवर्ष 2 से 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है कब? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशव काल में या यौवन अवस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। अगला प्रश्न है सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, पांव से सिर की ओर, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर से पांव की ओर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है और यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, शिशु अवस्था, प्रसव पूर्व काल, वयस्कता। तो गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की जो अवधि होती है उसको कहते हैं प्रसव पूर्व काल। प्रसव पूर्व काल। अगला प्रश्न है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का विकास किसने किया? आइसिंग, एलपोर्ट, हार्टमैन रोसा, जीन पियाजे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्टमैन रोसा, इन्होंने किया है इस परीक्षण का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के लिए अनेक चीज़ें उत्तरदायी हैं, जैसे कि परिवेश, शिक्षा, बुद्धि स्तर, सामाजिक, आनुवंशिकता आदि। अगला प्रश्न है कि अपने आसपास के वातावरण, माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। कौन मनोवैज्ञानिक था जो अपने आसपास के वातावरण को
वातावरण में सामंजस्य बैठाने की जो क्षमता है उसकी बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला था। तो उसका आंसर हो जाएगा कि जीन पियाजे। कौन थे? जीन पियाजे थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावहारिकता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, अतः इनके सिद्धांत को व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 ज़रूर आएंगे डेफिनेटली। मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे प्रश्न। तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए। अगर आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आप सभी के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।